जी सर। तो अब हम एक नए इलाके में इस हाँ, या यूँ कहें कि पुरातत्व विभाग के अंतर्गत ये इलाका है, या कहें कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के तहत ये है। और हमारी ASI यानी पुरातत्व, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, इसको संरक्षित करती है। दरअसल आप तो जानते ही हैं कि 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व यानी आज से 2300 साल पहले सम्राट अशोक ने स्तूप बनाया था और भी निर्माण किया था। उसके बाद 3वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक यानी टर्किश इन्वेजन से पहले, आक्रमण से पहले तक बहुत सा निर्माण हुआ, मंदिरों का निर्माण हुआ और विहार का निर्माण हुआ 1500 साल तक। लेकिन 12वीं शताब्दी के अंत में सब नष्ट हो गया और सभी कुछ ढका रहा और इतिहास के गर्त में था। 12वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक इस स्थान के बारे में बहुत कुछ जानकारी नहीं लोगों को। लेकिन 18वीं शताब्दी के अंत में लगभग 1794-95 के करीब यहाँ के अधिकारी लोग कुछ आए, अंग्रेज थे उस समय। तो मिस्टर डंकन ने लिखा कुछ और उनके लिखने पे लोग यहाँ आए और उन्होंने इसके बारे में चर्चा की। और यहाँ महाराज बनारस के दीवान थे जगत सिंह। जगत सिंह ने भी देखा कि यहाँ बहुत सारे ईंट पड़े हुए हैं, बैलगाड़ियों को लगा करके और जगतगंज मोहल्ला बनाने की कोशिश की गई। ये सारी चीज़ें इतिहास में दर्ज हैं। और तब जा कर के लगभग 1835-36 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने यहाँ खुदाई शुरू की। उसके बाद कई ब्रिटिश यहाँ आए और अंत में भारतीय एक दयाराम शास्त्री ने भी खुदाई की। 1910 में इन लोगों ने एक म्यूजियम बनाया यहाँ पे, अच्छा, पास में, जिसमें तो बहुत पुराना म्यूजियम है। 1910 में, 1910 में। और यहाँ से अशोक का स्तंभ के टुकड़े यहाँ हैं, जो हमारा सिंह शीर्षक यानी लायन कैपिटल यानी हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है, वो म्यूजियम में रखा हुआ। अभी थोड़ी देर में आप जाइएगा, देखिएगा तो अपना। तो वो मतलब इस तरह से हम उसकी फोटो देखते हैं बड़ा वो। हाँ, तो अभी कुछ मिनटों बाद या कुछ समय के बाद आप जाके ओरिजिनल देखिएगा, कितना खूबसूरत है। वो कहाँ रखा हुआ है तो क्या वो बताते हैं आपको। वो प्रस्तर देख रहे हैं ना, वो टुकड़े हैं, स्तंभ। अभी हम लोग नजदीक जाएंगे तो इस पर चर्चा करेंगे। जी, तो आप एक तो ये बताएं थोड़ा सा कि हालांकि हम जानते हैं कि स्तूपा शायद वो होता है जहाँ पर भगवान बुद्ध के उनके जो कुछ हिस्से रखे जाते हैं, कुछ ऐसा ही होता है? उतना ही नहीं, ये 3-4 तरह के स्तूप होते हैं। पहले तो मनौती स्तूप, श्रद्धा व्यंजक स्तूप या वोटिव स्तूप। आपने यहाँ यात्रा की, अभी भंते जी बता रहे थे कि सम्राट अशोक ने के समय में इन 4 स्थानों पर लोगों ने यात्राएं की और भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण सूक्त में इन 4 स्थानों का जिक्र है। तो लोग जाते थे यात्रा पर, तो छोटा सा, क्योंकि भगवान बुद्ध के बाद भगवान बुद्ध ने कभी भी ये नहीं कहा कि लोग मूर्ति पूजा करें और ये चीज़ें बनावें। शुरू में लोग उनके फुटप्रिंट्स को लेकर के या प्रतीक सिंबल को लेकर के या पीपल के पेड़ को लगा के लोग उनको आदर देते रहे। और शुरू में उन लोगों ने छोटा छोटा स्तूप बना के यहाँ बना दिया, तो वो वोटिव स्तूप हो गया। लेकिन भगवान के जो धातुएं रखी गई उसको हम लोगों ने रेलिक स्तूप नाम दिया जी। और एक है कमेमोरेटिव स्तूप, जैसे कि वो देख रहे हैं धमेक स्तूप, वहाँ ऊंचा सा, लगभग 33-34 मीटर ऊंचा, वो स्तूप है धमेक स्तूप। शायद धार्मिक शब्द का भ्रंश है। और हम शायद इसलिए कह रहे हैं कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के रिपोर्ट्स में, उनकी पुस्तक में यही लिखा है कि प्रोबेबली, संभवतः इस विसिनिटी में कहीं भगवान बुद्ध ने अपना उपदेश दिया। लेकिन हमारे विद्वानों का मत है कि धमेक स्तूप के बाद भगवान ने अपना प्रथम उपदेश दिया। तो शुरू में अशोक के समय में छोटा स्तूप था, क्योंकि जब खुदाई की गई अलेक्जेंडर कनिंघम के समय में तो 3वीं शताब्दी के ईंट मिले। बाद में गुप्त काल में स्वर्ण काल में हम लोग बहुत नज़दीक चलेंगे तो बल्लरियाँ और ज्योमेट्रिकल डिजाइन तमाम चीज़ देखेंगे और उसकी तस्वीर उतारेंगे। लेकिन यहाँ से आप देख रहे हैं ये कमेमोरेटिव स्तूप है जी। एक और स्तूप होता था जिसमें कि भगवान के जीवन में जो चीज़ें इस्तेमाल की जाती थी उनको भी रखा जाता, जैसे कि उनका बेगिंग बॉल, कि भाई
के बेकिंग बोल को जो भिक्षाटन करते थे या स्टिक वगैरह, तो वो भी चीजें रखी जाती। तो इस तरह से 3-4 तरह के स्तूप होते हैं जी। तो अभी हम जो अवशेष देख रहे हैं, हाँ, तो समय समय पर बहुत सारे निर्माण कार्य यहाँ पर होते रहे। जब ध्वस्त हो गया बाद में आर्कियोलॉजिकल ने जो तो जैसे यहाँ पर मिला, एक मठ भी रहा होगा। अरे मठ का मतलब मॉनेस्ट्री जी। हाँ, हम आपको दिखाते हैं मॉनेस्ट्री को जी, आइए। हाँ हाँ जी। मैं अशोक स्तंभ के बारे में चर्चा करूं, ये मौर्य सम्राट अशोक जिन्होंने 272 से 232 तक ईस्वी पूर्व यानी बीसी, बिफोर जीसस क्राइस्ट, उनके द्वारा लगवाए गए 15.25 मीटर ऊंचे एकाश्म स्तंभ यानी मोनोलिथिक पिलर के टुकड़े हैं जो चुनार के बलुए पत्थर से बने हैं और विशिष्ट मौर्यकालीन चमकदार पॉलिश से युक्त है, ओप से युक्त है। ऊपर की ओर घटती मोटाई वाले इस बेलनाकार स्तंभ का आधार व शीर्ष पर व्यास क्रमशः 71 सेंटीमीटर और 56 सेंटीमीटर है। स्तंभ का भूमिगत भाग खुरदुरा है तथा संपूर्ण भार एक बड़े शिलापट पर आधारित है। कभी उसके शिखर पर पीठ से पीठ सटाए 4 सिंहों वाला प्रसिद्ध शीर्ष सुशोभित था, जो आज हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है, जो मौर्य कला का एक उत्कृष्ट नमूना है। अब भारत सरकार का राज चिन्ह है, आप जानते ही हैं, तथा सारनाथ संग्रहालय में दर्शकों के लिए प्रदर्शित है। इस स्तंभ में 3 अभिलेख उत्कीर्ण हैं। प्राचीनतम मौर्यकालीन ब्राह्मी लिपि में अशोक का शासनादेश है, जिसमें संघ के भिक्षु भिक्षुणियों को विघटनकारी प्रवृत्तियों के निषेधार्थ चेतावनी दी गई है। दूसरा अभिलेख कौशाम्बी के कुषाण शासक अश्वघोष के शासन के 40वें वर्ष का उल्लेख करता है। तीसरा प्रारंभिक गुप्तकालीन ब्राह्मी लिपि के अभिलेख में सम्मतियां, संप्रदाय तथा वास्तुपुत्र विचार के शिक्षकों का वर्णन निहित है। इस स्तूप के उत्खनन से प्राप्त सन 1026 ईस्वी के अभिलेख के अनुसार इस स्तूप का प्राचीन नाम धर्म चक्र स्तूप था। अभी हम धमेक कहते हैं इसको। यह संभवतः उस स्थान विशेष का द्योतक है जहां भगवान बुद्ध ने प्रथम धर्मोपदेश दिया था। इसके शिखर के मध्य में अलेक्जेंडर कनिंघम ने धातु मंजूषा की खोज में लंबवत उत्खनन किया था, जिसमें उन्हें शिखर से लगभग 3.20 मीटर नीचे एक अभिलेख युक्त पट्ट प्राप्त हुआ था, जिस पर 6वीं-7वीं शती ईस्वी के ब्राह्मी लिपि में बौद्ध मंत्र ये धम्म हेतु प्रभुआ लिखा था। इसके भीतर भाग में काफी नीचे ईंट निर्मित मौर्यकालीन स्तूप के अवशेष भी प्राप्त हुए। स्तूप का वर्तमान स्वरूप गुप्तकालीन स्थापत्य का उत्कृष्ट नमूना है। इस बेलनाकार ठोस स्तूप के आधार का व्यास 28.5 मीटर तथा ऊंचाई लगभग 33.35 मीटर है। भूमिगत भाग सहित कुल ऊंचाई 39.05 मीटर है। भूमि की सतह से 13.11 मीटर की ऊंचाई तक यह अलंकृत प्रस्तरों से आच्छादित है तथा शेष भाग ईंटों के बेलनाकार पुंज के रूप में है। आधार से लगभग 7.5 मीटर की ऊंचाई पर 8 दिशाओं में 8 आले यानी निश बने हुए हैं, जिसमें संभवतः बुद्ध प्रतिमाएं रखी रही होंगी। इसके नीचे सुरुचिपूर्ण ढंग से तराशी गई चौड़ी प्रस्तर पट्टिकाओं पर ज्यामितीय स्वास्तिक, पत्रवल्लरी, पुष्पलता, मानव एवं पक्षी आदि के सुंदर अलंकरण उत्कीर्ण है। यह संभवतः भगवान बुद्ध के ध्यान साधना स्थल पर निर्मित एक विशाल मंदिर का भग्नावशेष है। वेनसांग के अनुसार इसकी ऊंचाई लगभग 61 मीटर थी। इसकी मोटी दीवारों को देखकर इस पर बने भव्य मंदिर की कल्पना सहज ही की जा सकती है।
18.29 मीटर भुजा वाले वर्गाकार आधार पर बने इस मंदिर का प्रवेश द्वार पूर्व की ओर था, जिसके सामने एक आयताकार मंडप एवं विशाल प्रांगण था। स्थापत्य, अलंकृत ईंटों की सज्जा शैली के आधार पर यह गुप्त काल में निर्मित प्रतीत होता है। हम इसको मूल गंध कुटी कहते हैं। और नए मंदिर को जब हमने बनाया तो मूल गंध कुटी में विहार जोड़ दिया, तो नए मंदिर का नाम इस समय है मूल गंध कुटी विहार। भगवान बुद्ध यहाँ पर ध्यान किया करते थे जी। यानी कि जो हमने नया मंदिर बनाया तो इसको नाम को जोड़ के एक नया विहार शब्द डाल करके मूल गंध कुटी विहार कर दिया। तो यानी कि इसी को फिर से स्थापित वहां पे किया गया। अब ये नहीं कह सकते कि वही आर्किटेक्चर लिया गया, लेकिन उससे उधार लिया गया और उसके नाम को लिया गया, कुटी विहार जोड़ दिया गया जी। और दरअसल यहाँ भगवान रहा करते थे कुटी में जी जी। सारनाथ भगवान बुद्ध के जीवन काल से संबंधित 4 प्रमुख बौद्ध तीर्थ स्थलों में से एक है। बोध गया में ज्ञान प्राप्ति के पश्चात उन्होंने अपने प्रथम 5 शिष्यों को यहीं पर पहला धर्मोपदेश दिया, जो धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से बौद्ध साहित्य में वर्णित है। यहीं पर स्वयं भगवान बुद्ध ने प्रथम बौद्ध संघ की स्थापना भी की थी। बौद्ध ग्रंथों में इस स्थान के लिए ऋषिपत्तन अथवा ईशिपत्तन एवं मृगदाव अथवा मृगदाय आदि नाम उल्लिखित हैं। इसका आधुनिक नाम निकटस्थ महादेव मंदिर सारंगनाथ मृगों के स्वामी से उद्भूत जान पड़ता है। जैन धर्मावलंबियों के लिए भी 11वें तीर्थंकर शेषनाथ के तपोस्थली होने के कारण सारनाथ समान रूप से पवित्र तीर्थ है। सर्वप्रथम सन 1798 में मिस्टर डंकन एवं कर्नल मैकेंजी ने इस स्थान के पुरातात्विक महत्व पर प्रकाश डाला। तत्पश्चात विभिन्न उत्खननकर्ताओं ने अनेक चरणों में यहाँ उत्खनन कार्य किया, जिसमें अलेक्जेंडर कनिंघम, मेजर किट्टो, F.O. ऑर्टेल, सन जॉन मार्शल, M.H. हरग्रीव्स तथा दयाराम साहनी प्रमुख हैं। परिणाम स्वरूप 3री सदी ईस्वी पूर्व से लेकर 12वीं शती ईस्वी के मध्य निर्मित अनेक विहार, स्तूप, मंदिर, अभिलेख, मूर्ति शिल्प एवं अन्य पुरावशेष अनावृत हुए, जिसमें धर्मराज का स्तूप, धमेक स्तूप, मूलगंध कुटी, अशोक स्तंभ, सिंह शीर्षक सहित धर्मचक्र, जिन विहार, अन्य संघाराम, बहुसंख्य मनौती स्तूप तथा अनेक मूर्तियां प्रमुख हैं। समीप ही भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संचालित स्थानीय पुरातत्व संग्रहालय है, जिसमें इस स्थल की खुदाई से प्राप्त मूर्तियां व अनेक पुरा वस्तुएं दर्शकों के अवलोकनार्थ प्रदर्शित है। धर्मराज का स्तूप। इस स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक द्वारा बुद्ध के धातु रेलिक्स अवशेषों को प्रतिष्ठापित करने के उद्देश्य से कराया गया था। उल्लेख है कि सम्राट अशोक ने बुद्ध के 8 मूल स्तूपों में से 7 धातु स्तूपों को खोलकर नागों के घेरों से सुरक्षित रामग्राम के स्तूप को छोड़कर धातु अवशेष एकत्रित कर हजारों स्तूपों का निर्माण कराया। धर्मराज का स्तूप उन्हीं में से एक है। उत्खनन से प्राप्त निष्कर्ष के आधार पर मूल रूप में यह एक छोटा स्तूप था, जिसका व्यास केवल 49 फीट था। परवर्ती काल में 6 विभिन्न चरणों में इसे परिवर्धित किया गया, जिसमें इसकी ऊंचाई में वृद्धि, प्रदक्षिणा पथ का निर्माण तथा बाद में प्रदक्षिणा पथ का मेधि में परिवर्तन और चारों दिशाओं में प्रदक्षिणा पथ के ऊपर चढ़ने के लिए एकाश्म सीढ़ियां, मोनोलिथिक स्टेप्स का प्रावधान प्रमुख है। उपलब्ध साक्ष्यों से पता चलता है कि यह एक विशाल स्तूप था, जो दुर्भाग्यवश काशी नरेश राजा चेत सिंह के दीवान जगत सिंह द्वारा भवन निर्माण सामग्री के दोहन करने के उद्देश्य से सन 1794 ईस्वी में विनष्ट कर दिया गया। इस दुखद प्रक्रिया में प्रस्तर पेटिका में रखी हरे संगमरमर की धातु मंजूषा में प्राप्त हुई थी। यह प्रस्तर पेटिका भारतीय संग्रहालय कलकत्ता में इंडियन म्यूजियम है, उसमें सुरक्षित है, किंतु धातु मंजूषा गंगा नदी में फेंक दी गई।
बाद में इस स्थल के पुरातात्विक उत्खनन में स्तूप की परिधि के समीप 2 अति महत्वपूर्ण प्रतिमाएं प्राप्त हुई। पहली लाल बलुए पत्थर की कुषाण कालीन बोधिसत्व की मूर्ति तथा दूसरी गुप्त कालीन बुद्ध प्रतिमा, जिसमें उन्हें धर्म चक्र प्रवर्तन की मुद्रा में दर्शाया गया है। जैसा कि मैंने बताया आपको कि अशोकन पिलर की ऊंचाई लगभग 15.25 यानी 50 फीट ऊंची थी। अभी उसके ध्वंसावशेष आपने देखे, टुकड़े देखे, लेकिन हमारा इसके ऊपर का कैपिटल यानी लॉयन कैपिटल यानी सिंह शीर्षक, अब जल्दी में अगर हम किसी से पूछते हैं कि हमारा राष्ट्रीय चिन्ह क्या है तो वो बताएगा चक्र है, वो बताएगा शेर है, लेकिन बताना क्या चाहिए, सिंह शीर्षक, यानी वो 4 सिंह जो शीर्षक रहा है कैपिटल। अपने बच्चों को ये भी बताइएगा सिंह शीर्षक ही हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है, जिसमें कमल भी है, इन्वर्टेड लोटस भी है। तो उसको आप देखिएगा, उसकी पॉलिश आप आज भी दिखाई देगी जो म्यूजियम में है। तो देश का सबसे कीमती चीज हमारे पास है। क्या बात है। अच्छा, तो जिस तरह का ये हम वो चिन्ह देखते हैं, हाँ, तो सम्राट अशोक ने ऐसे कई जगह और भी बनवाए थे। हाँ, कई जगह बहुत स्तंभ बने हुए थे, और कहीं जो है यही जो 4 जानवर हैं, कहीं आप बुल कैपिटल देखेंगे, कहीं सिंह कैपिटल देखेंगे, तो अलग अलग कैपिटल है। अशोक ने बहुत जगह बनवाया। अच्छा, एक अभी हमें थोड़ी देर पहले आपसे बातचीत में मालूम पड़ा कि नेल्सन मंडेला को भी आपने ये जगह दिखाई है। जी, नहीं यहाँ तो नहीं, हम घाटों पे 45 मिनट उनके साथ थे। 1990 में आए, उनको भारत रत्न भी आप जानते ही हैं। तो उस समय के एडीएम प्रोटोकॉल ने मुलायम सिंह यादव थे साथ में, तो उन लोगों ने कहा कि अशोक आनंद जाकर के गाइडिंग करेंगे। तो राजमोहन गांधी भी हमारे साथ बैठे हुए थे नाव पर। तो जैसे ही नेल्सन मंडेला को इन्होंने कहा, राजमोहन गांधी जी देखिए ये 15 करोड़, इस समय तो 20-21 करोड़, 15 करोड़ लोगों के प्रतिनिधि हैं मुलायम सिंह यादव, तो उन्होंने उन पर ध्यान दिया। फिर उधर जब हम लोग दीप जलाते हैं ना टोकरी में, जिसको हम आकाश दीप कहते हैं, तो कौन सा महीना, कार्तिक महीने में, तो दीपावली के आसपास, तो उनका ध्यान गया, वो खड़े हो गए तो मैं भी खड़ा हो गया। फिर मैंने अपना परिचय दिया, फिर हमने उनको बताना शुरू किया। अच्छा, तो एक अलग अनुभूति थी। इतना तो 100 में बैठे कैसा लगता है? अरे क्या बात है, 100 में व्यक्तित्व, वह व्यक्तित्व जिसने मनुष्यता के लिए, मनुष्य के लिए 27 साल जेलों में बिताया। मतलब कितनी बड़ी पीड़ा रही होगी मनुष्य के लिए, उतना बड़ा हृदय रहा होगा। कोई और आपका, आपने जो सामान्य डिस्क्रिप्शन वहाँ पर दी, उसके अलावा कोई और संवाद आपको ध्यान आता है उनके साथ, बातचीत रही हो? नहीं, हम उन्होंने कुछ कहा हो, टिप्पणी की हो वहाँ बैठे? नहीं, वो बहुत कम बोल रहे थे, यस नो में बात कर रहे थे, खाली जिज्ञासा कर रहे थे। बहुत ही सौम्य। तो मंडेला साहब का कितना लंबा कद था? अरे लंबे चौड़े थे भाई, लंबे चौड़े। तो हम समझ रहे हैं कि हमारी लंबाई के आसपास रहे होंगे। उस वक्त तो बाहर आए ही होंगे। हाँ, मतलब उस वक्त तो वो, हाँ, बाहर आए तभी तो भारत आए, तभी तो नाव पे आए। तो उनको वहां से लेकर के ललिता घाट के आगे तक वो मोटर बोट गए, फिर हम लोग राजघाट पे लौट के आए। 45 मिनट लगभग हमारा समय उनके साथ। वाह, ऐसा मैं कह रहा हूँ इतनी महत्वपूर्ण स्मृतियां भी सर के साथ जुड़ी रही। हाँ जी। तो मित्रों, ये थी हमारी आज की सारनाथ की यात्रा। आशा है आपको खूब आनंद रहा होगा, और इस जगह का एक आभास, एक इसकी संकल्पना और इसके बारे में एक समझ आपकी बन पाई होगी। और यहीं पर अशोक आनंद जी का हम हार्दिक धन्यवाद करना चाहेंगे, जिनके माध्यम से न सिर्फ हमने चीज़ों को देखा, उनके एक तरह से पुराने युग में हम दाखिल हो गए। और ये तो समय की एक तरह से कहें तो सीमा थी अशोक जी, नहीं तो आपके पास तो हर बिंदु पर बताने के लिए बहुत कुछ था। और मित्रों, आपसे भी हम कहेंगे कि जब भी आप काशी आए, वाराणसी आए, तो कोशिश करें कि इस स्थान पर जरूर आप आ सकें। और इस जगह के बारे में कितना भी हम पढ़ते हैं, कितना भी जान लें, वो कम रहता है। और जब तक आप इसको अपनी आंखों से नहीं देख लेते, उस तरह से महसूस नहीं कर लेते, तब तक ये बात पूरी बनती नहीं। तो आज यहाँ सारनाथ से अनुमति दीजिएगा। अशोक जी, नमस्कार। धन्यवाद।